डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग मानव में प्रजनन के बारे में स्टडी करेंगे। और एक चीज मैं आप सबको पहले ही सजेस्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है मानव में प्रजनन, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि के लिए और साथ ही साथ अपने शरीर के बारे में जानने के लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए आप सभी से मेरा ये सजेशन होगा, पर्सनल सजेशन, कि आप सभी इस टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़िए और इस टॉपिक को अधूरा नहीं बल्कि इसको संपूर्ण तरीके से जो है पढ़ लीजिए। इसके अंदर में जो भी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे उन सभी को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इससे आपको 2-3 जगह पे फायदे होंगे। पहला चीज कि एग्जाम का, चूंकि ये सिलेबस में आपके दिए गए हैं, तो देखो पहली बात तो ये सिलेबस में जो दिया गया है तो सोच समझ कर दिया गया है। क्लास 10th में और जो है 8 में भी थोड़ा बहुत था। तो जो भी चीजें इस टॉपिक के अंदर आप सभी को पढ़ाया जा रहा है, ये आपके इस उम्र के अंदर में जो है, आपके इस क्लास में जो दिया गया है सिलेबस में, ये काफी सोच समझ कर दिया गया है। इसलिए आप लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़िए। दूसरी बात कि ये आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, तो एग्जाम की दृष्टि से भी ठीक से पढ़िए इसको। और तीसरी बात कि इसको जो है, इसका जो है हमारे, ये चूंकि हमारे शरीर से संबंधित है, हमारे लाइफ से संबंधित है, तो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए भी इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना जरूरी है। अधूरा नॉलेज जो है हमेशा ही दिक्कत परेशानी उत्पन्न करता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मानव में प्रजनन के बारे में तमाम बातें। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है मानव में प्रजनन के बारे में कि मानव में जो है कौन सा प्रजनन होता है, जनन होता है। तो मानव में जो आपका लैंगिक जनन होता है, ये सबसे पहली बात याद रखना। दूसरी बात, यहाँ पे अब बढ़ेंगे हम लोग, लैंगिक परिपक्वता क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु यानी कि अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, वो आपका जो है जीव यानी कि नर हो या मादा लैंगिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था की इस अवधि को हम लोग यौवनारंभ कहते हैं। यानी कि यौवनारंभ जो है वो जीवन का एक ऐसा अवधि होता है जिसमें कि शुक्राणु और अंडाणु यानी कि अंड कोशिका नर और मादा में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और यानी कि यौवनारंभ के दौरान में जो है मानव में लैंगिक मैच्योरिटी आने लगती है। ठीक है। यानी कि यौवन काल में लैंगिक मैच्योरिटी आती है मानव में। ये चीजें ध्यान रखना है। मैंने अभी तक आप लोग क्या बताया है कि मानव में प्रजनन जो है लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जो परिपक्वता होता है, सेक्सुअल जो मैच्योरिटी होती है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर में यानी कि मानव में जो है आपका उसके यौवन काल में आता है। और किशोरावस्था की वो अवधि जिसमें कि शुक्राणु और अंडाणु जो है आपका नर और मादा में बनना स्टार्ट होते हैं, वो आपका कहलाता है यौवन आरंभ। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को मैंने अभी तक समझाया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यौवन आरंभ के दौरान में जो है क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें किशोरों में यानी कि बॉयज में क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली बात ये है कि उसका जो कांख है या फिर जनन अंग है, इसके अलावा जो है आपका उनके जो गाल हैं, इनके अलावा नाक का नीचे का और ओठ का ऊपर का जो हिस्सा होता है यानी कि जहाँ पर मूंछ होता है, तो वो आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो है जो बॉयज ग्रुप का बात किया जाए तो बॉयज जो हैं उनके फेस पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, कांख में और जननांग पर जो है आपके बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये है आपका कि यौवनारंभ का शुरुआत का कुछ परिवर्तन। दूसरा कि त्वचा जो है वो तैलीय होने लगता है, और तैलीय होने की वजह से अगर वो तेल सही से बाहर नहीं निकल पाते हैं, किसी कारणवश वो जाम हो जाते हैं, तो फिर मुंह पर जो है मुहासे यानी कि फेस पर जो है आपके पिंपल्स, एक्ने वगैरह भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लड़कियों में, तो लड़कियों में देखो स्तन का जो आकार होता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, यानी कि बढ़ने लगता है। ठीक है। स्तन कहने का मतलब जो ब्रेस्ट होता है वो आपका जो है बढ़ते जाता है, और रज्जुधर्म भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है गर्ल्स में ये यौवनारंभ के दौरान में जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यौवनारंभ का एक वो सूचक है, परिवर्तन है। अब बात करते हैं लड़कों में, कुछ और भी चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा देखो, यहाँ पे किशोरों में एक समान जो दिया था ना, ये दोनों में होता है। यानी कि कांख, जननांग और
जननांग के पास में जो गहरे बाल उगने लगते हैं, ये दोनों में ही होता है, गर्ल्स में भी होता है और ये बॉयज में भी होता है, ठीक है। और अभी मैंने बताया लड़कियों में, अब लड़कों में बात करेंगे तो इसमें दाढ़ी और मूछ भी निकलने लगते हैं और आवाज फटने लगता है, लेकिन लड़कियों में जो है आवाज वो और भी पतला होता है और उनका आवाज जो है फटता नहीं है। तो कुछ ये ऐसे परिवर्तन थे जो कि संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता जो है वो किसी के शरीर में जो है आने लगा है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, तो आगे हम लोग बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में कि नर जनन तंत्र क्या होता है और किन किन अंगों से ये मिल करके बना होता है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, पहला अंग है नर जनन तंत्र, नर जनन अंग या फिर नर जनन तंत्र जो है वो नर यानी कि मेल में, पुरुषों में पाया जाने वाला एक अंग तंत्र होता है जो कि वृष्ण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं सीमिनल ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं उसमें जो है पीनिस यानी कि जो आपका शिश्न, इन सभी से मिलकर के बना हुआ एक अंग तंत्र होता है। तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृष्ण का। तो वृष्ण जो है वो उदर गुहा के बाहर में वृष्ण कोश में उपस्थित होता है। अब वृष्ण कोश में क्यों उपस्थित होता है, क्योंकि देखो वृष्ण कोश जो है वो तापमान को तुलनात्मक रूप से, यानी कि हमारे शरीर का जो तापमान है इसके तुलना में जो है कम रखता है, यानी कि कम होता है। वो एक आपका जो है थर्मो रेगुलेटर के रूप में काम करता है, जिसकी वजह से कि उसका तापमान शरीर के तापमान से कम होता है और शरीर के तापमान से आपका कम होना जो है ये शुक्राणु के बनने के लिए एक माहौल तैयार करता है, क्योंकि शुक्राणु जो है वो आपका शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम पर बनता है, यानी कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है शरीर का टेम्परेचर, तो ये जो है आपका 35 और 36 डिग्री सेल्सियस पर बन सकता है शुक्राणु, 37 पर नहीं। तो इसीलिए ये जो आपका वृष्ण कोश है वो शरीर से बाहर लटके हुए अवस्था में रहता है, जिसमें कि टेस्टिज यानी कि वृष्ण होता है, जिसमें कि शुक्राणु बनता है। आगे बताया जा रहा है कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु जो है वो कहाँ बनता है, तो वो वृष्ण के अंदर में ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। फिर आगे बताया जाए कि वृष्ण ग्रंथि टेस्टिरोन हार्मोन उत्पन्न करती है और टेस्टिरोन का यहाँ पे काम भी बताया जा रहा है। देखो वृष्ण ग्रंथि जो होती हैं उनके अंदर में जो है आपका जो आपका लेगिड सेल्स होते हैं, वहां से वो लेगिड सेल्स क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं, और जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो आपके जो है शुक्राणु को बनाते हैं। तो वो एक ही जगह दोनों बन रहा है, अलग अलग कोशिकाएं बना रही है। वृष्ण कोश के वृष्ण ग्रंथि के द्वारा ही वो दोनों ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्टिरोन है जो कि एक सेक्स हार्मोन है, इसका काम क्या होता है, तो इसका पहला काम है शुक्राणु उत्पादन को कंट्रोल करना। दूसरा है कि लड़कों में जो भी यौवन आरंभ के दौरान में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मूछ का आना, दाढ़ी का आना, या फिर कांख में बाल आना, जननांग में बाल आना, ये जो भी चीजें आप लोग देख रहे हो, या फिर बॉडी का ज्यादा मस्कुलर होना, ठीक है। तो ये जितने भी आप सभी को अपने बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसी के वजह से ये होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा, तो दूसरा है आपका शुक्रवाहिनी, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी जो होता है वो शुक्राणुओं को वृष्ण से शिश तक पहुंचाने वाला एक नली होता है, ठीक है। अब बात करें हम तीसरा मूत्र मार्ग का। तो मूत्र मार्ग जो है यह मूत्र के साथ साथ वीर्य, यानी कि दोनों ही, मूत्र को भी ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि बाहर निकालने का एक मार्ग है, रास्ता है, और वीर्य को भी शरीर से बाहर निकालने का ये मूत्र मार्ग जो है आपका वो एक रास्ता है, ठीक है। बाहरी आवरण के साथ इसको जो हम लोग शिश्न कहते हैं, यानी कि मूत्र मार्ग अंदर का वो नली हो जाता है, और बाहर में जो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोग इसके साथ में जोड़ लेंगे तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे शिश्न, ठीक है। तो आपने शिश्न भी देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग संबंधित ग्रंथियां। तो शुक्राशय ग्रंथि और यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव को जो है शुक्रवाहिनी में डाल देती है, जिससे कि शुक्राणु जो होता है वो तरल माध्यम में आ जाता है और वो आसानी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। इसी वजह से इसको मिला जाता है। एक दूसरा कारण ये है कि ये जो माध्यम होता है जो कि शुक्राशय ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो निकलता है, वो इस माध्यम को जो है पोषण प्रदान करता है, जिससे कि शुक्राणु जो है वो जिंदा रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे तो इसमें जो है फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज जो है आपका
शुक्राणु के लिए जो है एनर्जी का सोर्स होता है, जो कि इन ग्लैंड के जरिए दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, नरिशमेंट के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है आगे वही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि उनके स्थानांतरण में ये सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिल करके वीर्य बनाते हैं। देखो शुक्राणु है, जो भी शुक्राणु है, उन सभी के साथ में जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड और शुक्राशय ग्लैंड के सिक्रीशन जो है, यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं उनके म्यूकस के साथ में, वो आकर के जब मिल जाते हैं शुक्राणु के साथ में, तो ये भी तरल पदार्थ हो जाता है और इसी को लोग बोलते हैं वीर्य। यानी कि वीर्य क्या है, तो ये जो है आपका शुक्राणु और शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए गए स्राव का मिक्सचर होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि वीर्य क्या होता है, तो आप बताएंगे कि शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकले स्राव तथा शुक्राणु का मिश्रण ही कहलाता है वीर्य। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। अब चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है आप लोगों को नर जनन तंत्र का, यानी कि मानव के नर जनन तंत्र का जो है यहाँ पे डायग्राम दिखाया है। चलिए मैं आप सभी को समझाता हूँ कि कौन सा जो है क्या चीजें हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, एक मिनट, चलो बस एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। चलो, तो यहाँ पर जो है आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका मानव जनन तंत्र का एक डायग्राम दिया गया है। अब इसमें हम लोग सब देखते हैं कि कौन क्या चीज है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो ये हिप का पार्ट हो गया, ठीक है। अब हिप के पार्ट्स में आगे की तरफ में देखो, तो फिर एक जो यहाँ पे आपको लंबा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसमें हड्डी नहीं होता है, तो ये आपका हो गया शिश्न। और शिश्न के अंदर में यहाँ पर जो आपको नली दिख रहा है, ये है आपका मूत्र मार्ग। और ये जो मूत्र मार्ग होता है, इससे मूत्र को भी बाहर किया जाता है और इससे जो है आपका वीर्य भी बाहर निकलता है। ये कंट्रोल करता है, वीर्य को निकलने का कार्य कंट्रोल करता है हार्मोन, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो। अब आगे जो है यहाँ पर बताया जा रहा है ये भी चीज कि पेट का निचले हिस्से का जो है एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में कि वृष्ण होता है, उसको लोग बोलते हैं वृष्ण कोश, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो आपका वृष्ण कोश है, इसके अंदर में जो है आपका कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और साथ ही साथ जो है आपका स्पर्म को बनाती हैं, ठीक है। जो कि इस नली से, यानी कि शुक्र वाहिनी से होते हुए वो आपका पहुंचता है इजैकुलेटरी डक्ट के पास में, आपका जो है वो पहुंचता है और फिर जो है जाकर के वो मिल जाता है सिग्नल ग्लैंड से होते हुए वो आपका जो है यूरेद्रा में, ठीक है। अब जब यहाँ पे जब यूरेद्रा में वो इंटर करता है, तो उसके साथ ही साथ क्या होता है कि इस स्पर्म के साथ में यहाँ पर जो आपको एक प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दे रहा है, और इसके दोनों तरफ में यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है शुक्राशय ग्रंथि, और यहाँ पर भी ये जो दिखाया गया ये भी है शुक्राशय ग्रंथि। तो इन दोनों शुक्राशय ग्रंथियों के माध्यम से क्या होता है कि यूरेद्रा से मिलने से पहले ही इन नलियों में, यानी कि ये जो शुक्रवाहिनी है, इसी में क्या होता है कि ये शुक्राशय नली जो है, ये अपने ग्लैंड के जरिए जो छोड़ा हुआ जो आपका सिक्रेशन होता है, स्राव होता है, उसको इसमें मिला देते हैं, जिससे कि ये जो आपका स्पर्म होता है वो अब सस्पेंडेड होता है, जिसकी वजह से कि वो आसानी से आगे तरफ में मूव कर सकता है। साथ ही साथ अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है कुछ सिक्रेशन को इसमें छोड़ता है और फिर फाइनली जो है वो वीर्य बन जाता है यहाँ पर, और फिर समय समय पर जो है इसको इस यूरेद्रा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब चीजें एक और चीज ध्यान दो कि ये जो आपका शिश्न है, ये आपका जो ये मतलब कि मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना होता है। उसके 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आदमी यानी कि मेल जो है, जब वो सेक्सुअली एक्साइटेड होता है, तो ये क्या होता है कि शिश्न जो यहाँ पे ढीला सा नीचे की तरफ में दिख रहा है, ये आपका क्या होता है कि थोड़ा सा टाइट हो जाता है, ठीक है, और ये सीधा हो जाता है, इरेक्ट होता है, जिसकी वजह से कि जो फीमेल हैं उनके वेजाइना के अंदर में, यानी कि जो है आपका उनका जो वेजाइना आप लोग समझ ही रहे हो, तो उनके अंदर में जो है ये इंटर कर पाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन कौन से जो है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है फीमेल जनन तंत्र के बारे में, कि फीमेल जनन तंत्र जो है वो एक
अंग तंत्र होता है जो कि मानव की मादा प्रजाति में पाया जाता है, ठीक है? और ये जो है आपका कुछ अंगों से मिल के बना होता है, जैसे कि अंडाशय हो गया, जैसे कि आपका जो है वर्म जिसको कि हम लोग गर्भाशय कहते हैं, ठीक है? और इसके अलावा वेजाइना हो गया, ठीक है? जिसका कि हिंदी में मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको बता दूँगा उसकी हिंदी क्या होता है। तो वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, यूटेरस यानी कि जो आपका वर्म जिसको कि हम लोग गर्भाशय कहते हैं, और अंडाशय। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे कि मिल करके मादा जनन तंत्र एक अंग तंत्र बनता है। तो बात करते हैं हम लोग अंडाशय के बारे में। देखो अंडाशय जो है वो मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका का निर्माण का जगह होता है, स्थान होता है, ठीक है? दो ठो अंडाशय होता है किसी भी एक मादा के अंदर में, मानव मादा के अंदर में, ठीक है? और ये जो दोनों अंडाशय होते हैं, ये एक्चुअली में बहुत सारे फॉलिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है? जिसमें कि अंड कोशिकाएँ जो होती हैं वो फॉलिकल सेल से जो है चारों तरफ से घिरी होती हैं, और पर दोनों जो अंडाशय है उसमें से एक अंडाशय जो है हर महीने में अपने अंदर से एक अंडे को मैच्योर करके बाहर में निकालता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पे आगे ये बताया जा रहा है कि लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। तो अंडे तो होते हैं जन्म के समय में ही, लेकिन वो जो है आपके अपरिपक्व होते हैं, ठीक है? तो जब ये परिपक्व होंगे तो ये आपका जो है अंडा कहलाएंगे, ठीक है? यानी कि ओवम कहलाएंगे। तो यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंडे जो है परिपक्व होने लगते हैं, और हर महीने एक ही आपका परिपक्व होकर के बाहर निकलते हैं, और बाकी सारे के सारे जो हैं अपरिपक्व होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है। सिर्फ एक ही उत्पन्न होता है, और दोनों में से एक ही के द्वारा किया जाता है। देखो अगर ये आपका जो है लेफ्ट वाला है, एक्चुअली ये तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका राइट वाला है, क्योंकि बायोलॉजी में जो है मैथ का उल्टा चलता है। तो ये जो आपका राइट वाला अंडाशय है, ये अगर इस बार अंडा निकालता है, एक मतलब परिपक्व करता है, तो अगले महीने में ये जो लेफ्ट वाला है ये वाला करेगा। फिर तीसरा महीना हम बात करेंगे तो ये आपका लेफ्ट राइट वाला करेगा, फिर आपका लेफ्ट वाला करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही करते हैं, दोनों ही जो है एक एक अंडे को परिपक्व करके एक एक महीने में रिलीज करते हैं, लेकिन अल्टरनेट, एक बार लेफ्ट वाला तो एक बार राइट वाला, एक बार लेफ्ट वाला तो एक बार राइट वाला, ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखना। फिर आगे बताया जा रहा है कि अंडाशय जो है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी उत्पन्न करता है, और आप लोग को जो है अभी मैंने बताया था कुछ परिवर्तन जो कि यौनारंभ के दौरान में होते हैं महिलाओं में, तो वो जो है आपके एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि मैंने पुरुषों में बताया था कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो अगर महिलाओं में पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे एस्ट्रोजन के बारे में, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग अंडवाहिका के बारे में, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो अंडाशय के द्वारा जो उत्पन्न अंड कोशिका होता है वो गर्भाशय तक पहुंचना, उसको पहुंचाना होता है, ठीक है? तो स्थानांतरण तो वो करता है, लेकिन किसके माध्यम से करता है? तो वो आपका फैलोपियन ट्यूब के जरिए जो है आपका आगे बढ़ता है, जिसमें कि बहुत सारी जो है आपका सिलिया पाई जाती है उसके दीवारों में, वो आपका जो है उसको बहारने का, स्वीप करने का जो है काम करती है। आगे ये बात करते हैं तो अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन भी जो है आपका फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब के बारे में दो महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब तीसरा बात करते हैं लोग गर्भाशय। तो ये जो है एक थैलेनुमा संरचना होता है, जो कि आपका नाशपाती के जैसा होता है, जहां पर कि शिशु का विकास होता है एक कोशिका से उसके शरीर के सारे भागों का, ठीक है? और गर्भाशय जो है इसका ये जो है आपका ग्रीवा के द्वारा, जिसको मैं सर्विक्स बोल रहा था, जो कि एक्चुअली क्या है कि कुछ शब्द जो है वो अक्सर हिंदी वाले ध्यान पे नहीं रहते हैं, ठीक है? जब देखने पे ध्यान आते हैं तो सर्विक्स जिसको मैं बोल रहा था उसको हम लोग ग्रीवा बोलते हैं। तो गर्भाशय जो है वो ग्रीवा के माध्यम से, ग्रीवा के द्वारा जो है वो योनि में खुलता है। और ये जो ग्रीवा है ये छोटा सा एक आपका जो है हिस्सा है, द्वार है जिसको कह सकते हैं, ये एक एस्फिंक्टर मसल्स के रूप में जो है आपका काम करता है, जो कि बाहरी जो भी पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं बाहर से, शरीर के बाहर से, उनको जो है गर्भाशय में पहुंचने से रोकता है। अब चलिए इन सभी को मैं जो है हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? तो देखो मैं आप सभी को एक एक करके यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आपका जो दिख रहा है डायग्राम में, ये है आपका मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले देखो
यहाँ पर ये जो उजला कलर का आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये 2 ठो यहाँ पर जो है आपका किसी एक मादा के शरीर में होता है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो। एक इधर में मैंने बना दिया और एक उजला कलर का जो है यानी कि सफेद कलर का आप लोग इधर की तरफ में देख सकते हो। तो यहाँ पर जो उजला जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं अंडाशय। ये जो अंडाशय होता है, बहुत सारे अनपरिपक्व मतलब कि अपरिपक्व ये जो है आपके फॉलिकल्स से मिल करके बना होता है, अंडे से मिल करके ये बना होता है अपरिपक्व, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो बहुत सारे अपरिपक्व अंडे हैं, ये 1 महीने में दोनों में से किसी एक अंडाशय में, या तो इस वाले अंडाशय में नहीं तो इस वाले अंडाशय में से किसी भी एक में जो है आपका 1 महीने में एक ही अंडा जो है अपरिपक्व से परिपक्व होता है। जब परिपक्व हो जाता है तो ये आप लोग जो देख रहे हो एक कीपनुमा संरचना, इस कीपनुमा संरचना यानी कि फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से वो जो है आगे यूटेरस की तरफ में बढ़ता है, ठीक है। चलो, तो एक बार क्या होगा कि ये जो राइट वाला है इसके तरफ से अंडा निकलेगा यानी कि परिपक्व होगा, तो एक बार लेफ्ट वाले से होगा, ठीक है। तो एक बार राइट वाले से तो एक बार लेफ्ट वाले से, इस तरीके से अल्टरनेट करके आकर दे करके जो है ये एक एक परिपक्व अंडे को रिलीज करते हैं। अब चीजें ध्यान दो कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी के तरफ में चौड़ा होता है, कीप के जैसा, ठीक है। और जैसे जैसे आगे जो है ये आपका गर्भाशय की तरफ में बढ़ता है, वैसे वैसे ये पतला होते जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये पतला होते जा रहा है, ठीक है। अब एक बार जब अंडा यहाँ से निकलता है तो इसको जो है 3 दिन लग जाता है इस ओविडक्ट यानी कि जो आपका फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पे जो खाली जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे ये आपका जो है गर्भाशय कहलाता है। ये गर्भाशय की दीवारें हैं, ठीक है, जिसके कि 3 कवरिंग्स होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, ये जो आपका गर्भाशय है और ये आपका वेजाइना का भाग हो गया, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है ये वेजाइना का भाग हो गया, योनि जिसको बोलते हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा था शब्द हिंदी का, जिस वजह से कि मैं योनि नहीं बोल करके आप लोगों को वेजाइना बोल रहा था, ठीक है। तो ये जो योनि है और गर्भाशय है, इन दोनों के बीच का जो ये पतला सा हिस्सा जो है ना, ये आपका कहलाता है ग्रीवा। तो ये आपका ग्रीवा हो गया, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को जो है इंटर करने से रोकता है, ठीक है। तो इस योनि के माध्यम से जो है सीमेन यानी कि जो वीर्य होता है वो आपका पहुंचता है इधर ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय की ओर, और फिर जो है यहाँ से होते हुए वो पहुंच जाता है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो आपके जो है उनमें पूंछ होता है, जिसकी वजह से वो मोशन कर सकते हैं और फिर वो पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो इसी फैलोपियन ट्यूब में जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर जो फर्टिलाइज एग होता है, जाइगोट होता है, वो आपका जो है आ करके इस गर्भाशय की दीवार में लग जाता है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। खैर, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ना था, स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। चलिए अब आगे जो हम लोग स्टडी करते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें, अंड कोशिका के निषेचन यानी कि किस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, उसको हम लोग स्टेप वाइज करके देखते चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अभी हमारा टॉपिक रहेगा, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो क्या होता है। देखो, निषेचित अंडा जो है वो युग्मज कहलाता है यानी कि जाइगोट कहलाता है, जो कि गर्भाशय में जाकर के रोपित हो जाता है, जिसको कि मैंने अभी कहा कि इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। ये गर्भाशय में रोपण के बाद क्या होता है कि युग्मज में बहुत ही बार बार जो है आपका रिपीटेड टाइम विभाजन होता है, जिसकी वजह से कि एक कोशिकाओं का जो खोखला आपका बॉल बन जाता है, जिसको कि हम लोग भ्रूण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भ्रूण का आपका जो है निर्माण होता है, ठीक है। अब जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो ये जो भ्रूण होता है ये क्या होता है, देखो जैसा कि यहाँ बता रहा है प्लासेंटा के बारे में, उससे पहले ये जो भ्रूण बना ये क्या होता है कि जा करके जो वॉम्ब होता है यानी गर्भाशय होता है, उसके दीवारों में जब ये लग जाता है तो गर्भाशय और ये जो भ्रूण है इसके बीच में एक विशिष्ट ऊतक, जिसका संरचना की बात की तस्तरीनुमा संरचना होता है, ठीक है, वो आपका डेवलप होता है। इसको लोग प्लासेंटा कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है प्लासेंटा का, तो प्लासेंटा का काम होता है माँ का जो रक्त है उसमें से ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, उन सभी को भ्रूण को प्रदान करना, और भ्रूण में जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं, उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं, उसको जो है शरीर से उस भ्रूण के शरीर से बाहर निकाल करके माँ के शरीर में प्लासेंटा के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जाता है। तो ये प्लासेंटा का पहला काम हो गया, यानी कि जो ग्लूकोज, ऑक्सीजन या फिर जो वेस्ट मटेरियल यानी कि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका माँ के शरीर और भ्रूण के शरीर के बीच में आदान प्रदान करना। दूसरा काम है भ्रूण के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का निपटारा करना, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया। तो ये 2 मुख्य काम है
प्लासेंटा का। अब आगे बताया जा रहा है कि अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं, और ये जो आपका अवधि होता है ये 9 महीने का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में गेस्टेशन बोलते हैं या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। खैर आगे देखते हैं हम लोग कि अभी हमने बात किया था कि अंडा जब निषेचित होता है तो इसके बाद क्या क्या होता है। तो आपने देखा था कि पहले जो आपका भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण जो है जाकर के लग जाता है गर्भाशय में, और फिर वहां पर जो आपका बच्चे का पूरी तरह से विकास होता है। जब विकास होता है पूरी तरह से, जब विकास हो जाता है तो फिर शिशु का जन्म होता है और उसमें जो आपका लगभग 9 महीने का समय लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका जनन प्रक्रिया होता है मनुष्य के अंदर में। अब देखते हैं कि जब अंडा जो है विकास निषेचित नहीं होता है तो क्या होता है। तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। वो आप गर्भाशय जो आपका मोटा हो जाता है, उसके अंदर में ब्लड वेसल्स जो है आपके, ब्लड कैपिलरी जो है आपके ब्लड को लेके आते हैं, जिसमें कि बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो गर्भाशय की भित्ति मांसल और स्पॉन्जी होती है, मतलब कि अंडे को निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए हो जाता है ये गर्भाशय की भित्ति मांसल और स्पॉन्जी। तो ये जो भ्रूण के विकास के लिए जरूरी तो होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर भ्रूण जो है आपका विकसित नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में ये जो आपके स्पॉन्जी और जो मांसल दीवार बना हुआ था, ये क्या होता है कि इसका चूंकि आपको कोई जरूरत रह नहीं जाता है इस भित्ति का, इस दीवार का, तो इसके वजह से ये परत जो है आपका धीरे धीरे टूट जाता है और फिर योनि मार्ग से होते हुए कुछ रक्त और म्यूकस के साथ में ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जो आपका चक्र है लगभग ये 1 महीने का समय लेता है, 4 हफ्ते का समय लेता है, और इसी को इसको हम लोग बोलते हैं ऋतुस्राव यानी कि रजोधर्म, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो देखो ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 40 से 50 साल की उम्र के बाद जो है आपका अंडाशय से अंड का निकलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कि रजोधर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रज्जो निवृत्ति, यानी कि जो आपका मेनापॉज, हमेशा के लिए रज्जो धर्म का खत्म हो जाना, एमसी का यानी जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका खत्म हो जाना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो जनन के स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित आयाम जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कुछ बीमारियों के बारे में कि रोगों का लैंगिक संचरण, जैसे जिसको हम लोग एसटीडी बोलते हैं, जिसको नहीं बोलते हैं बल्कि लैंगिक संचरण से होने वाले जो रोग होते हैं उनको एसटीडी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे कि जीवाणु जनित रोग में आ जाएंगे गोनोरिया और सिफिलिस, जो कि आपके ठीक हो सकते हैं। दूसरा बीमारी आ जाएगा विषाणु जनित रोग, जिसमें कि आपका मसा हो जाएगा, या फिर एचआईवी, जिसको एचआईवी से होने वाला जो रोग है एड्स, तो ये बीमारी। अब ये जो एड्स बीमारी है ये जिसका पूरा नाम हो जाता है एड्स का पूरा नाम हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो है आपका एक वायरस होता है जिसका नाम है एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये एक खतरनाक बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकता है और कभी ये जो आपका डेथ भी करा सकता है, ठीक है। तो कंडम का उपयोग करके जो है इन बीमारियों से बचा जा सकता है, कुछ हद तक जो है इनको रोका जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गर्भ निरोधन क्या होता है, गर्भरोधन क्या होता है। तो गर्भधारण को रोकने का जो प्रक्रिया होता है इसी को हम बोलते हैं गर्भरोधन। गर्भरोधन के जो है बहुत सारे तरीके हैं, उनके हम लोग एक एक करके उन सभी प्रकारों के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि गर्भरोधन का जो है कौन कौन सा प्रकार है, कौन कौन से वो तरीके हैं। तो पहला है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध में क्या किया जाता है, तो शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने से ही रोक दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि शिश्न को ढकने वाले कंडम का उपयोग किया जाएगा, तो शिश्न से जो शुक्राणु निकलेंगे वो आपके जो है अंड कोशिका तक नहीं पहुंचेगा, वो कंडम में ही आपके मतलब वो आपका जो एक रबड़ का जो झिल्ली होता है, इस प्रकार का कुछ पाउच जैसा गुब्बारे के जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, तो वो उसके बाहर जो है निकल ही नहीं पाता है स्पर्म। दूसरा तरीका है कि योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल जो है कैप होता है। तो सर्वाइकल जो कैप होता है जो कि एक आपका रबड़ के या प्लास्टिक के का बना हुआ एक आपका थैलेनुमा संरचना होता है, जो कि सर्वाइकल के ऊपर रखा जाता है जस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, यानी संभोग करने के पहले क्या किया जाता है कि योनि में जो है इसको सर्विक्स यानी कि जो अभी हमने ग्रीवा पढ़ा था वहां पे उसको रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ग्रीवा से होते हुए अंदर की तरफ में स्पर्म पहुंच ही नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कि गर्भरोधन होता है, यानी कि जो आपका गर्भ नहीं ठहरता है, प्रेगनेंसी नहीं ठहरता है। दूसरा तरीका है रासायनिक तकनीक। तो रासायनिक तकनीक में मादा में अंडा को नहीं बनने देना
इसके लिए दवाई ली जाती है जो कि हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देता है, बदलाव ला देता है उसमें, जिसकी वजह से कि अंडा नहीं बनता है। दूसरा है कि इनका अन्य विपरीत प्रभाव भी हो सकता है और इसका जो है बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो ये बेहतर नहीं है। ये जो आपका तरीका है रासायनिक तकनीक, ये कम से कम उपयोग करना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी हो तभी इसका यूज़ करें, अनावश्यक इसका यूज़ नॉर्मली सामान्यतः इसका नहीं करें, क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो तरीका है वो है आपका आईयूसीडी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये जो है इसके अंदर में क्या होता है कि कॉपर का बना हुआ या फिर आपका प्लास्टिक का बना हुआ कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको कि गर्भाशय के अंदर में स्थापित किया जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं कॉपर टी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि गर्भाशय को तो नहीं ठहरने देता है, सॉरी गर्भ को तो नहीं ठहरने देता है, लेकिन जब इसको निकाला जाता है तो इससे भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ब्लड बाहर निकलने लगता है और ये जो है आपका जो महिलाएं होती हैं वो भी डिस्कम्फर्ट महसूस करती हैं, यानी कि आरामदायक महसूस नहीं कर पाती हैं। तो ये भी उतना बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कि है। तो अब बात करते हैं अगला तरीका जो कि है शल्य क्रिया तकनीक। तो शल्य क्रिया तकनीक में क्या किया जाता है? पहला तरीका है नसबंदी। पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोक करके उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है, उसको जो धागे से बांध दिया जाता है और इसी को हम बोलते हैं नसबंदी, जिसकी वजह से कि पुरुषों में से बाहर में जो है आपका शुक्राणु निकलते ही नहीं है। तो ये एक तरीका है। दूसरा आपका जो है, अच्छा देखो ये जो अभी मैंने बताया शुक्राणु को बाहर निकलने से पहले नसबंदी कर देना, ठीक है, तो इसको हम लोग वास्केक्टोमी भी बोलते हैं। और दूसरा जो तरीका हुआ आपका ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या है देखते हैं। महिलाओं में जो अंडवाहिनी होती है उसको हम लोग अवरुद्ध कर देते हैं, धागे से उसको भी बांध देते हैं, जिसकी वजह से कि अंडा जो है वो स्थानांतरित नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ये भी एक अच्छा सा तरीका है जिसकी वजह से कि हमेशा के लिए जो है जो अंडाशय से अंडा निकलता है, यानी कि अंड कोशिका निकलता है, उसको रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से कि गर्भ नहीं ठहरेगा कभी भी। तो ये भी एक अच्छा सा तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं भ्रूण हत्या के बारे में। ठीक है, तो भ्रूण हत्या के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि मादा भ्रूण को गर्भ में ही मार देने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं भ्रूण हत्या, जो कि एक दंडनीय अपराध है, कानूनन एक जुर्म है। सरकार जो है उसको इलीगल मानती है। और ये ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि जो लड़कियां होती हैं उनको गर्भ के अंदर ही क्या करते हैं कि माता पिता जो उसको खत्म कर देते हैं और मार देते हैं दवाइयों के माध्यम से या फिर कोई भी माध्यम हो। तो इसी को कहा जाता है भ्रूण हत्या। क्योंकि उनको जो है इच्छा होता है कि बच्ची का यानी कि जो है लड़की का जन्म नहीं हो, लड़के का जन्म हो। इसी की वजह से वो लड़कियों को जो है गर्भ में ही मार देते हैं, जो कि एक कानूनन अपराध है। इसी की वजह से जो है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को कानूनन जुर्म माना जाता है। लीगल वो जो है आपका इलीगल है, यानी कि जो गर्भाशय के अंदर में पल रहे बच्चे का जो है कौन सा लिंग है, वो लड़की है या लड़का है, इसको पता लगाना जो है अब कानूनन जुर्म है, कोई भी पता नहीं लगाता है। ठीक है, ये आपका उस केस में लगाया जा सकता है या फिर उसको जो है देखो भ्रूण हत्या भी किया जा सकता है, लेकिन उस केस में जिस केस में जो है माँ को खतरा हो जन्म से, बच्चे के जन्म से अगर माँ को खतरा हो तो उस केस में वो भ्रूण का हत्या कराया जा सकता है। बाकी किसी भी कंडीशन में जो है भ्रूण का हत्या करना कानूनन जुर्म है और उसके लिए जो है ये जो हमारा सरकार है, भारत का सरकार है, ये बहुत ही कड़ी सजा देती है। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात का होना आवश्यक है और ये तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी कि सॉरी भ्रूण हत्या और भ्रूण का लिंग निर्धारण जैसी घटनाएं जो है वो अच्छी नहीं है समाज के, संतुलित समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है, देश की, और देश के लोगों की जिम्मेदारी है, देश का जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर कर पाए हो और इसको मैं आप लोग जो है उसको अपने दैनिक जीवन में जो है इसको अप्लाई भी करोगे, यानी कि समाज में जो जागरूकता फैलाने का जो मैंने अभी आप सभी को बताया, वो इसके महत्व को समझते हुए आप जरूर समाज में जो है इस प्रकार की जो भी भ्रांतियां हैं कि अगर कोई एक बेटा जन्म लेता है तो वो ये करेगा वो करेगा या फिर ज्यादा सुख पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
लड़के लड़कियां जो सब समान होते हैं, और भ्रूण में हत्या करना लड़कियों का ये एक ह्यूमन के हिसाब से भी देखा जाए तो एक पाप है। ऐसा किसी आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी का भी जान लो, ठीक है, और कानूनन तो जुर्म है ही। तो इसलिए आप लोग जो है मोटिवेट करोगे, आप लोग समझाओगे। चलिए अब हम लोग जो है इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्नावली है इसका प्रश्न देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न का प्रकार है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रजनन के 2 प्रकार का नाम बताना है आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य में अंड का निषेचन कहाँ पर होता है। और चौथा क्वेश्चन है 2 उभयलिंगी पुष्पों का नाम बताओ। पांचवा क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन क्या है। छठा क्वेश्चन कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, यानी कि कहाँ उपस्थित होता है। सातवां क्वेश्चन है पौधे के जनन अंग कहाँ उपस्थित होते हैं। और आठवां क्वेश्चन है गर्भरोधन हेतु रासायनिक विधि लिखें। तो ये अति लघु उत्तरीय के 8 क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं आगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर के आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य बताओ। दूसरा है प्लासेंटा क्या है, इसका कार्य बताओ। तीसरा है हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव होने का क्या कारण है। और चौथा कारण है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है। और पांचवा क्वेश्चन है मनुष्य में नर व मादा लिंग हार्मोन का नाम बताओ। छठा क्वेश्चन है फूल के विभिन्न भागों का नाम लिखो। सातवां क्वेश्चन है एक लिंगी व उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताओ। आठवां क्वेश्चन है एसटीडी का पूरा नाम एसटीडीज का पूरा नाम क्या है, उदाहरण भी दो। नौवां क्वेश्चन है स्वपरागण व परपरागण में अंतर बताओ। और 10वां क्वेश्चन है निम्न में प्रजनन विधियों का नाम बताओ। हाइड्रा, अमीबा, प्लेनेरिया और स्पाइरोगाइरा के अंदर में जो है आप लोगों को प्रजनन की विधियों को बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है। तो 3 नंबर वाले जो प्रश्न है उसमें से पहला जो प्रश्न है वो है उत्तक संवर्धन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है पौधों में निषेचन के प्रक्रम को समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन है वीर्य कैसा बनता है। चौथा क्वेश्चन है नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाओ। और फिर पांचवा क्वेश्चन है भ्रूण लिंग निर्धारण क्या है, इसे क्यों निषेध किया गया है, क्यों इसे जो है रोका गया है। और छठा क्वेश्चन है एक पुष्प की ऊर्ध्व काट का नामांकित चित्र बनाएं। सातवां क्वेश्चन है लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। जो कि इस 3 नंबर वाले क्वेश्चन में जो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसे जरूर बनाना। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की विधियां कौन सी है ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ तथा इसके विभिन्न भागों में कार्य बताओ, मतलब कि इनके विभिन्न भागों का कार्य बताना है आपको, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है गर्भरोधन क्या है, इसकी विभिन्न विधियां कौन सी हैं। चौथा क्वेश्चन है मानव में क्या होता है यदि निषेचन होता है। और दूसरा यदि निषेचन नहीं होता है। तो ये आपको चौथे क्वेश्चन में बताना है। और पांचवा क्वेश्चन है बीज बनाने के प्रक्रम को समझाओ। छठा क्वेश्चन है मनुष्य में यौनारंभ क्या है, इस समय होने वाले परिवर्तन भी बताओ। तो ये कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे जिसको कि आपको जो है बनाना है। इसके बाद एक अंतिम प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं, जो कि है मूल्य परक प्रश्न। देख लेते हैं इसको भी। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक गर्भवती महिला जो एक बेटी की माँ है अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के डॉक्टर से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग निर्धारण करने के लिए कहती है। डॉक्टर बड़ी विनम्रता से ऐसा करने के लिए मना कर देता है तथा उसे इस स्थिति के कानूनी एवं आचार संबंधी बातें बताते हैं। डॉक्टर के मत से सहमत होकर महिला खुशी से अपने बच्चे को स्वीकार लेती है। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। लिंग निर्धारण यानी कि भ्रूण लिंग निर्धारण गलत क्यों है, ये आपको बताना है। दूसरा, डॉक्टर ने महिला के समक्ष कौन से तर्क रखे होंगे, ये आपको गेस करना है और बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर द्वारा दर्शाए मूल्य बताओ। तो ये आपके जो है कुछ मूल्य परक प्रश्न थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न थे। इन सभी को जो है आप लोगों को बताना है।
और उम्मीद कर रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो है लैंगिक प्रजनन, मानव में लैंगिक प्रजनन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और इसका मैंने एक्सरसाइज भी आप लोगों को पढ़ के सुना दिया है और स्क्रीन पर भी दिखा दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हो, लेकिन जरूर इसका नोट्स और इसका जो है प्रश्नोत्तर आप लोग अपने कॉपी के अंदर में बनाना। जब स्कूल खुलेगा तो फिर इसको चेक किया जाएगा, क्योंकि जितना आप समझते हो, अगर लिखते हो, इसका क्वेश्चन आंसर बनाते हो, नोट्स बनाते हो, तो उससे कई गुना आपको जो है ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि एक ही चीज को जो आप लोग कई तरीके से समझते हो। एक बार पढ़ रहे हो, एक बार खुद से रीडिंग किए होंगे, ठीक है, इसके अलावा एक बार नोट्स बना रहे हो, तो एक बार क्वेश्चन बना रहे हो, तो एक ही चीज को कई बार जब आप लोग उसको अभ्यास करोगे ना, तो उसको रटने की जरूरत नहीं होती है और उसको समझना, एक बार आप समझ लेते हो और बार बार उसको रिवाइज करते हो, तो फिर वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाता है, कभी आप नहीं भूलोगे। इसलिए जो आपको नोट्स और क्वेश्चन आंसर जो है बनाने जरूरी है। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन।